हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं HTML5 के वैलिडेशंस के बारे में। जी हाँ, HTML5 का वैलिडेशन, ना कि जावास्क्रिप्ट। तो असल में हम करने क्या वाले हैं कि यहाँ पर हम इनपुट फील्ड्स में वैलिडेशन अप्लाई करेंगे बिना जावास्क्रिप्ट के, सिर्फ HTML5 की हेल्प से। उसके अलावा यहाँ पर हम ये देखेंगे कि HTML5 के वैलिडेशंस को अप्लाई करने के लिए क्या नई चीज़ों को पढ़ने की ज़रूरत है हमें। ठीक है, जैसे यहाँ पर काफ़ी सारे पॉइंट्स दिए हैं, जैसे कि पैटर्न एट्रीब्यूट, रेगुलर एक्सप्रेशंस, टाइटल एट्रीब्यूट और रिक्वायर्ड एट्रीब्यूट। तो अभी हम करने क्या वाले हैं कि यहाँ पर हम एक फॉर्म लेंगे, उसके अंदर ढेर सारी इनपुट फील्ड्स लेंगे और उसमें अलग-अलग तरीके से वैलिडेशन अप्लाई करेंगे। टेक्स्ट के अलग-अलग तरह के वैलिडेशंस, नंबर के अलग-अलग तरह के वैलिडेशंस और तो और यहाँ पर हम रेगुलर एक्सप्रेशंस के बारे में भी जानेंगे। इस वीडियो को कंप्लीटली देखिएगा, क्योंकि हो सकता है इन सारी चीज़ों को समझने के बाद आप जावास्क्रिप्ट का यूज़ ही ना करें फॉर्म को वैलिडेट करने के लिए। और तो और आप ये भी सीखेंगे कि जावास्क्रिप्ट कंपल्सरी नहीं है कभी भी आपको जब फॉर्म को वैलिडेट करना हो तब। ठीक है, कि कोई ज़रूरी नहीं कि हमें अगर जावास्क्रिप्ट आती होगी तभी हम वैलिडेशन लगा पाएंगे फॉर्म पे, वरना नहीं लगा पाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हम सिर्फ HTML5 का यूज़ करने वाले हैं। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं पैटर्न एट्रीब्यूट के बारे में। तो पैटर्न एट्रीब्यूट यूज़ होता है इनपुट टैग के साथ, और ये इनपुट टाइप टेक्स्ट, जैसे यहाँ पे इनपुट के बाद टाइप देते हैं ना, तो ये इनपुट टाइप टेक्स्ट, डेट, सर्च, URL, टेल, ईमेल एंड पासवर्ड, सिर्फ इन्हीं इनपुट टाइप के साथ काम करता है। जो इनपुट टाइप नंबर होता है उसमें हम पैटर्न एट्रीब्यूट को यूज नहीं कर सकते हैं। इसका जो सिंटैक्स होता है वो होता है पैटर्न इज इक्वल्स टू, यहाँ पर हम डबल कोट्स के अंदर रेगुलर एक्सप्रेशंस को लिखते हैं। अब बात कर लेते हैं रेगुलर एक्सप्रेशंस होती क्या है। तो रेगुलर एक्सप्रेशंस का काम होता है एक पैटर्न को क्रिएट करना जो इनपुट फील्ड की वैल्यू है उसको मैच करने के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, हम एक रेगुलर एक्सप्रेशन की हेल्प से अलग अलग तरह के पैटर्न क्रिएट करेंगे, अलग अलग तरह का वैलिडेशन अप्लाई करेंगे। ठीक है, तो वो क्या करेगा, इनपुट फील्ड की वैल्यू को पहले मैच करेगा पैटर्न से। अगर वो पैटर्न मैच कर रहा है तभी क्या करेगा, उस फॉर्म को सबमिट होने देगा, वरना नहीं होने देगा। प्रैक्टिकल से पहले यहाँ पे एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे यहाँ पे हमने लिखा इनपुट टाइप टेक्स्ट, फिर पैटर्न इज इक्वल्स टू ए डैश जेड, कैपिटल ए डैश जेड। ठीक है, तो इसका काम होता है कि इनपुट फील्ड में आए पहले कैरेक्टर को, यानी कि सिंगल कैरेक्टर को चेक करना कि क्या वो ए से लेके स्मॉल जेड तक है या कैपिटल ए से लेके कैपिटल जेड तक है। अगर वो ए से लेके जेड तक, चाहे स्मॉल हो या कैपिटल हो, अगर उनके बीच का कोई भी कैरेक्टर हुआ, सिंगल कैरेक्टर की बात कर रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, तो अगर सिंगल कैरेक्टर अगर ए से लेके जेड तक के बीच में कोई भी हुआ तो वो क्या करेगा, फॉर्म को सबमिट होने देगा, वरना नहीं होने देगा। सेकंड एग्जांपल में जो हमने पैटर्न क्रिएट किया है रेगुलर एक्सप्रेशंस की हेल्प से, वो चेक करेगा कि जो भी इनपुट फील्ड में वैल्यू है, यानी कि वो जो सिंगल कैरेक्टर आएगा, सिंगल कैरेक्टर यहाँ पे चेक होगा, वो 0 से लेके 9 के बीच में है या नहीं। अगर 0 से लेके 9 के बीच में होगा तो फॉर्म सबमिट होगा, वरना एक एरर आएगी। तो इस तरीके के हमने काफी सारे एग्जांपल्स दिए हैं। तो एग्जांपल्स को छोड़ते हैं, अब सीधा प्रैक्टिकल अप्रोच पे आते हैं। तो ये हमारी HTML और CSS फाइल है। यहाँ पे जो राइट साइड में CSS फाइल है, हमने इसको पहले ही लिंक कर लिया है अपनी HTML फाइल से, लिंक टैग की हेल्प से। तो सबसे पहले यहाँ पर हम एक फॉर्म टैग लेंगे। एक्शन को हम हटा देते हैं, क्योंकि एक्शन का यूज तब किया जाता है जब आपको फॉर्म के डेटा को किसी और पेज पे भेजना हो। यहाँ पर सबसे पहले एक लेबल टैग देंगे। ठीक है, तो इनपुट फील्ड का एक लेबल हमने दे दिया है कि 1 अल्फाबेट वैलिड। तो यहाँ हम क्या करेंगे कि एक इनपुट फील्ड लेंगे और उसमें चेक करेंगे कि इंटर किया हुआ कैरेक्टर, यानी कि सिंगल कैरेक्टर, वो एक अल्फाबेट है या नहीं है। तो यहाँ पे हम यूज कर रहे हैं इनपुट टाइप टेक्स्ट। ठीक है, फिर हम लिखेंगे पैटर्न इज इक्वल्स टू, अब यहाँ पर हम अपनी रेगुलर एक्सप्रेशंस को लिखेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर हम रेगुलर एक्सप्रेशंस के पैटर्न को क्रिएट करने के लिए लिखते हैं स्क्वायर ब्रैकेट्स। अब इन स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर हमें वो पैटर्न लिखना पड़ता है। ठीक, तो यहाँ पर हम लिखेंगे ए डैश जेड, फिर इसके बाद लिखा हमने कैपिटल ए डैश जेड। तो यहाँ पे होगा क्या कि अगर ए से लेके जेड तक, चाहे कैपिटल हो चाहे स्मॉल, ठीक है, इनपुट फील्ड में एंटर किया गया, यानी कि सिंगल कैरेक्टर ये चेक करेगा, क्योंकि मल्टीपल कैरेक्टर्स के लिए किस तरीके से लगाया जाता है, एक्सप्रेशंस किस तरीके से क्रिएट की जाती है, वो हम बाद में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो अगर क्रिएट पैटर्न मैच करता है तो क्या होगा, फॉर्म सबमिट होगा। यहाँ पर हमने एक इनपुट बटन ले लिया है जिसका टाइप है सबमिट। ठीक, तो ये क्या करेगा, एक बटन क्रिएट कर देगा। तो यहाँ पर हमने 2 BR टैग लगा दिए हैं जिससे बटन थोड़ा नीचे आ जाए। तो ये है हमारा फाइनल आउटपुट। टेस्ट करने से पहले यहाँ पर हम थोड़ी CSS अप्लाई कर लेते हैं। तो यहाँ पर हमने यूनिवर्सल सिलेक्टर का यूज किया, फॉन्ट फैमिली लिख दी पॉपिंस। ठीक है, तो इससे क्या होगा, सभी एलिमेंट्स की फॉन्ट जो है पॉपिंस हो जाएगी। और यहाँ पर हम बॉडी की मार्जिन इंक्रीज कर रहे हैं, जिससे जो कंटेंट है वो बॉर्डर से एकदम स्टार्ट ना हो, थोड़ा सा और डिस्टेंस आ जाए। अब यहाँ पर हमने किया लेआउट को रिफ्रेश। इसके बाद अब हम क्या करेंगे, जरा इसमें इनपुट देकर देखते हैं। अब यहाँ पर हम देंगे कि इनपुट, जैसे मान लीजिए हमने दिया 1। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे ही सबमिट करेंगे तो लिख कर आ रहा है एक एरर, प्लीज मैच द रिक्वेस्टेड फॉर्मेट। ठीक है, तो ये क्या हुआ, फॉर्म सबमिट नहीं हुआ। लेकिन जैसे हमने एक कैरेक्टर दिया ए, तो ये देखिए पेज रिफ्रेश हुआ, क्योंकि फॉर्म सबमिट हो गया। ठीक है, अगर फॉर्म सबमिट नहीं होता तो पेज रिफ्रेश नहीं होता। तो जैसा कि हमने कहा था कि इनपुट फील्ड सिंगल कैरेक्टर देगा। ठीक है, तो यहाँ पे फिर से लिख कर आ रहा है एरर, प्लीज मैच द रिक्वेस्टेड फॉर्मेट। उसने भले देख लिया पहला कैरेक्टर अल्फाबेट है, लेकिन दूसरा कैरेक्टर वो चेक ही नहीं कर पाया।
ठीक है, क्योंकि उसमें इस तरीके का पैटर्न मैच करने की कैपेबिलिटी नहीं दी थी हमने। देखिए फिर भी एरर दे रही है। ठीक, तो आपको यहाँ पे सिर्फ सिंगल कैरेक्टर देना है। उसके अलावा एक चीज़ और बता दें कि अगर इनपुट फील्ड एम्प्टी है तो भी फॉर्म सबमिट हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर हमने फील्ड एम्प्टी के लिए भी कोई वैलिडेशन नहीं लगाया। अब हम यहाँ पर दूसरा वैलिडेशन लगाएंगे, तो उसके लिए हम दूसरी इनपुट फील्ड ले लेते हैं। यहाँ पर हमने सबसे पहले एक लेबल दे दिया, ओनली अल्फाबेट्स वैलिड। ठीक है, तो यहाँ पर हम करने क्या वाले हैं कि एक इनपुट फील्ड में वैलिडेशन लगाएंगे कि आप कितने भी उसमें कैरेक्टर्स दो, लेकिन सभी कैरेक्टर्स होने क्या चाहिए, अल्फाबेट। इससे पहले हम सिंगल कैरेक्टर को एक्सेप्ट करा रहे थे, लेकिन इस बार हम क्या करेंगे, मल्टीपल कैरेक्टर्स को भी एक्सेप्ट करेंगे। अब यहाँ पर हम लिखेंगे 2 स्क्वायर ब्रैकेट्स। अब उसके बाद इसके अंदर लिखा हमने A डैश Z, कैपिटल A डैश Z। इसके बीच में स्पेसेस नहीं होनी चाहिए। ठीक है, ये प्री डिफाइंड पैटर्न है, इनको इसी तरीके से लिखा जाता है। अब हम चाहते हैं कि यहाँ पे एक सिंबल जो लगाएंगे कैरेट, ठीक है, ये क्या करेगा, स्टार्टिंग पोजीशन की वैल्यू को चेक करेगा, सिर्फ सिर्फ स्टार्टिंग पोजीशन की वैल्यू को। ठीक है, इसका मतलब होता है कि स्टार्टिंग पोजीशन की जो वैल्यू है उसको चेक करो कि वो ए से लेके जेड के बीच में है या नहीं, चाहे कैपिटल हो चाहे स्मॉल। अब ये डॉलर का सिंबल जो लास्ट में लगाया है वो ये चेक करेगा कि लास्ट के वैल्यू यानी कि इनपुट फील्ड में जो भी एकदम लास्ट में आएगा वो ए से लेके जेड के बीच में है या नहीं। अब यहाँ पर उससे पहले हमने लगा दिया है एस्ट्रिक। एस्ट्रिक चेक करेगा उन दोनों स्टार्टिंग और एंड की पोजीशन के बीच की जितनी भी वैल्यूज हैं उनको। ठीक है, तो स्टार या एस्ट्रिक का मतलब होता है कि हर वैल्यूज को चेक करना। इसमें हमने दे दिया है एक स्टार्टिंग पोजीशन जिसमें कैरेट का सिंबल था और इधर डॉलर का सिंबल। अब इसको ट्राई करते हैं, तो उसको छोड़ देते हैं फिलहाल। यहाँ पे इसमें हम जैसे मान लेते हैं अब इनपुट देंगे। ठीक, इसको किया सबमिट। देखिए फॉर्म सबमिट हो गया। ठीक है, पेज रिफ्रेश हो गया। अब यहाँ पर हम मान लेते हैं कोई इनवैलिड ही चीज़ दे देते हैं, तो ये देखिए। ठीक है, तो यहाँ पे अब क्या करेगा, ये स्टार्टिंग से लेके एंड पोजीशन तक हर एक कैरेक्टर को चेक करेगा कि वो ए से लेके जेड के बीच में है या नहीं है। अच्छा, अगर हम पहली फील्ड को नहीं फिल कर रहे हैं तो उसमें एरर नहीं दिखा रहा सबमिट करने के बावजूद। क्यों? क्योंकि हमने ये नहीं कहा है कि ब्लैंक फील्ड अलाउड नहीं है। ठीक है, तो कोई ज़रूरी अभी वो वैलिडेशन हमने लगाया नहीं है। ठीक है, तो जब वो वैलिडेशन लगाएंगे कि ब्लैंक फील्ड रहनी ही नहीं चाहिए, तो वो चीज़ आगे आप देखेंगे किस तरीके से काम करती है। अब यहाँ पर हम थर्ड वैलिडेशन ट्राई करेंगे। ठीक है, इससे पहले क्या था कि आप वाइट स्पेसेस नहीं दे सकते हैं, सिर्फ अल्फ़ाबेट्स दे सकते हैं। तो इस बार हम एक लेबल लेते हैं, यहाँ पर हम लिख देते हैं ओनली अल्फ़ाबेट्स एंड वाइट स्पेसेस आर अलाउड। यानी कि इस बार क्या होगा कि आप वाइट स्पेसेस भी दे सकते हैं। ठीक है, तो जब वाइट स्पेसेस देंगे तो ये एरर शो नहीं करेगा। तो यहाँ पर हमने इनपुट टैग ले लिया, टाइप टेक्स्ट। अब पैटर्न लिखेंगे, पैटर्न एज इट इज सेम रहेगा। ठीक है, इधर कैरेट का सिंबल स्टार्टिंग पोजीशन से चेक करना, क्या चेक करना, ए से लेके जेड तक, फिर कैपिटल ए से लेके जेड तक। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर हमें क्या करना है, बस एक स्पेस दे देना है। इसका मतलब इसके अंदर जितनी भी चीज़ें हैं उनमें से कोई भी चीज़ होगी तो वो वैलिड है वरना इनवैलिड है। तो यहाँ पे अब क्या कर दिया हमने, यहाँ पे एट लास्ट स्पेस दे दी है। ठीक है, इससे पहले क्या किया था हमने, स्पेस नहीं दिया था। ठीक, तो जब स्पेस दे देंगे तो क्या होगा, ये स्पेस को भी चेक करेगा कि अगर वाइट स्पेस है तो ये ओके है, अगर वाइट स्पेस के अलावा और कोई स्पेशल सिंबल वगैरह है तो वो अनओके है, या फिर कह सकते हैं आपकी जो है अगर मान लीजिए नंबर दे दिया तो भी इनवैलिड होगा। अब यहाँ पर हम कुछ इनपुट दे के देखते हैं कि ये सही से लगा है कि नहीं वैलिडेशन। ठीक है, तो यहाँ पर हमने स्पेसेस भी दे दिए हैं, ऐसे जो है रैंडम कैरेक्टर सेंटर कर दिए हैं। तो देखिए फॉर्म रिफ्रेश हो गया, यानी कि पेज रिफ्रेश होने का मतलब है कि फॉर्म सबमिट हो गया। अगर पेज रिफ्रेश नहीं होता तो फॉर्म सबमिट नहीं होता। देखिए यहाँ पर हमने एक इनवैलिड पैटर्न दिया क्योंकि नंबर्स दे दिए हैं और नंबर्स तो उस लिस्ट में है भी नहीं। ठीक है, तो पैटर्न इनवैलिड रहा। इसको फिर से ट्राई कर लेते हैं। देखिए ये भी इनवैलिड है क्योंकि ये सिंगल कैरेक्टर एक्सेप्ट करेगा। इसमें क्या है कि सिर्फ अल्फ़ाबेट्स होने चाहिए, इसमें अगर वाइट स्पेस दे देंगे आप तो भी ये एरर दे देगा। अभी देखिए वो पहली फील्ड फिल्ड थी, इस वजह से वो चेक कर रहा है, अगर ये अनफिल्ड होती। ठीक है, अब इसको सबमिट करेंगे तो ये देखिए सेकंड फील्ड को चेक कर रहा है। ठीक, तो कुछ इस तरीके से ये सारी चीज़ें काम करती हैं। तो ये तो हो गया टेक्स्ट फील्ड का वैलिडेशन। ठीक है, अब थोड़ा सा हम देख लेते हैं अल्फ़ाबेट्स के अलावा, वाइट स्पेसेस के अलावा सिर्फ नंबर की बात करते हैं। ठीक है, कि हम मान लेते हैं चाहते हैं कि सिर्फ वन कैरेक्टर एंटर हो, वो भी नंबर होना चाहिए। ठीक, इसके अलावा भी और भी वैलिडेशंस हैं जो बचे हैं, तो अभी इसको एंड तक देखते रहिए। तो यहाँ पर हमने इनपुट टाइप टेक्स्ट ले लिया। अब पैटर्न में क्या करेंगे, फिर से हम स्क्वायर ब्रैकेट्स लगाएंगे, यहाँ लिखेंगे 0-9, यानी कि एक सिंगल कैरेक्टर को चेक करो, क्योंकि यहाँ पर हमने बताया नहीं है ना कि फर्स्ट से लेके कहाँ तक जाना है, या लास्ट को चेक करना है या फर्स्ट को चेक करना है। तो ये क्या करेगा, सिर्फ फर्स्ट कैरेक्टर को चेक करेगा। ठीक है, और उसके अलावा आगे कैरेक्टर को चेक नहीं कर पाएगा, तो ये कैसे बताएगा कि वो नंबर है या नहीं है। ठीक, तो अभी क्या करेगा ये देखिए, अगर इसमें ABCD दे देंगे तो एरर दे देगा। ठीक है, प्लीज़ मैच द रिक्वेस्टेड फॉर्मेट। ठीक, उसके बाद यहाँ पर हमने जैसे मान लीजिए 1A दे दिया, 1B दे देंगे, कुछ भी दे देंगे। ये यहाँ पे सिर्फ सिंगल कैरेक्टर जैसे हमने दिया, देखिए पेज रिफ्रेश हो गया। ठीक,
उसके अलावा यहाँ पर अगर कुछ और देंगे नंबर्स के अलावा तो एरर देगा। जिस तरीके से हमने ओनली अल्फ़ाबेट्स का वैलिडेशन लगाया था, तो अब उसी तरीके से हम यहाँ पे ओनली नंबर्स का वैलिडेशन लगाएंगे। तो यहाँ लेबल पे लिख देते हैं ओनली नंबर्स वैलिड। ठीक है, तो ये क्या करेगा, इस बार हम एक ऐसा पैटर्न क्रिएट करेंगे जो चेक करेगा कि इनपुट फील्ड में सिर्फ नंबर एंटर हुए हैं या नहीं। ठीक है, अगर नंबर एंटर होंगे तो वो सबमिट हो जाएगा फॉर्म, वरना नहीं होगा। तो यहाँ पे सेम 0-9। ठीक है, अब यहाँ पर हम पोजीशन देंगे, स्टार्टिंग की पोजीशन। ठीक है, उसके लिए कैरेट का सिंबल, फिर एंडिंग, मतलब ये फर्स्ट कैरेक्टर को चेक करेगा। ठीक है, कैरेट का सिंबल। और डॉलर क्या करता है, लास्ट कैरेक्टर को चेक करता है। ठीक, तो यहाँ लगा देंगे डॉलर। और एस्ट्रिक लगाते हैं वो इसलिए कि इसको एक पोजीशन चाहिए होती है कि किस पोजीशन से किस पोजीशन तक चेक करना है। तो एस्ट्रिक क्या करेगा, स्टार्टिंग पोजीशन से एंडिंग पोजीशन तक के हर कैरेक्टर को मैच करेगा कि वो 0 से लेके 9 के बीच में है या नहीं है। ठीक है, तो अगर होगा तो ठीक है, फॉर्म सबमिट हो जाएगा, अगर नहीं होगा तो एरर। अब यहाँ पे पेज को रिफ्रेश करेंगे, देखिए एक और आ गई इनपुट फील्ड। ठीक है, लेबल के साथ यहाँ पर हम लिखेंगे नंबर सिर्फ। तो सबमिट किया, देखिए फॉर्म सबमिट हो गया, पेज रिफ्रेश हो गया। अब यहाँ पर मान लेते हैं स्पेस दे दिया हमने। ठीक, तो ये देखिए फॉर्म सबमिट नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि स्पेस कोई वैलिड कैरेक्टर नहीं है। ठीक है, यहाँ पर हम ABCD दे देंगे तो भी इनवैलिड हो जाएगा। तो इस तरीके से सारी चीज़ें काम करती है। अगर आप सिर्फ नंबर देंगे स्पेसेस के साथ तो भी ये इनवैलिड है। अब मान लेते हैं कि हमें एक और वैलिडेशन लगाना है जिसमें हम नंबर्स और वाइट स्पेसेस को अलाउ करेंगे। तो यहाँ पर एक और लेबल ले लेते हैं, यहाँ पर लिख देते हैं ओनली नंबर्स एंड वाइट स्पेसेस वैलिड। ठीक है, तो इसमें हम कुछ नहीं करेंगे, कुछ खास नहीं, बिल्कुल सेम एज इट इज कोड को कॉपी करेंगे। ठीक है, पेस्ट कर देंगे। उसके बाद बस 0-9 के बीच के बाद 0-9 के बाद एक स्पेस दे देंगे, जैसे हमने ABCD के साथ किया था, मतलब A से लेके Z तक के साथ किया था ना। तो एज इट इज। अब ये 0-9 का मतलब होता है 0 से 9 तक। ठीक है, ये नहीं कि 0 और 9। तो यहाँ पर एस्टेरिस्क का सिंबल ये क्या करेगा, सभी कैरेक्टर्स को चेक करेगा। ठीक है, अब यहाँ पर हमने स्पेस दे दिया, स्पेस देने से काम हो गया, इसके अलावा हमें और कुछ नहीं करना। रेगुलर एक्सप्रेशंस के जो रूल्स होते हैं या फिर आप इन एक्सप्रेशंस को याद नहीं करना होता है आपको, ये प्रीडिफाइंड होते हैं। आप बस उन रूल्स को फॉलो करके आप अपने से कोई भी एक्सप्रेशन क्रिएट कर सकते हैं, पैटर्न क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, तो जैसे यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, बस उन्हीं रूल्स का इस्तेमाल करके एक अलग अलग तरह का पैटर्न क्रिएट कर रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए नंबर्स स्पेसेस नंबर फिर स्पेसेस, तो फॉर्म सबमिट हो गया, पेज रिफ्रेश हो गया। ठीक है, लेकिन मान लेते हैं उसमें अल्फ़ाबेट दे दिया हमने या फिर कुछ और दे दिया हमने, स्पेशल कैरेक्टर दे देंगे, तो वो हम फॉर्म को सबमिट नहीं होने देगा। अब यहाँ पर हम एक और वैलिडेशन ट्राई करते हैं। ठीक है, तो 2 BR टैग ले लिए, फिर से हमने लाइन चेंज करने के लिए, फिर लेबल लेबल लिया ओनली नंबर्स कॉमा अल्फ़ाबेट्स एंड वाइट स्पेसेस अलाउड। इस बार हम चाहते हैं कि एक ऐसी इनपुट फील्ड जिसमें नंबर्स वाइट स्पेसेस और अल्फ़ाबेट्स ही वैलिड हों। उसके अलावा आप कोई स्पेशल सिंबल यूज़ करेंगे तो वो इनवैलिड हो जाएगा, जैसे डॉलर अंडरस्कोर ये सब। तो यहाँ पर पैटर्न क्रिएट करेंगे। अब हम यहाँ पे लिया हमने 2 स्क्वायर ब्रैकेट्स, यहाँ पर लिखा हमने AZ। ठीक है, फिर कैपिटल A टू कैपिटल Z, फिर 0-9। ठीक है, यहाँ पर A और Z, कैपिटल A और स्मॉल a को अलग अलग तरीके से ट्रीट किया जाता है, यानी कि कैपिटल अल्फ़ाबेट्स और स्मॉल अल्फ़ाबेट्स अलग होते हैं। ठीक, जो कंप्यूटर की लैंग्वेज में खास करके। तो यहाँ पर हम फिर से लगाएंगे कैरेट का सिंबल, यानी कि स्टार्टिंग पोजीशन की वैल्यू को चेक करना। डॉलर का सिंबल लगाएंगे यहाँ पे, यानी कि एंडिंग पोजीशन की चेक करना। ठीक, और एस्ट्रिक का मतलब होता है कि फर्स्ट और लास्ट पोजीशन के बीच की सारी वैल्यूज को चेक करना। अब हम अपने लेआउट की ओर आते हैं। ठीक है, इसको किया रिफ्रेश। अब इसमें दे देते हैं, जैसे मान लीजिए कैरेक्टर दे दिया और नंबर्स दे दिए, अल्फ़ाबेट दे दिए, वाइट स्पेसेस दे दिए। तो ये क्या करेगा, फॉर्म को सबमिट होने दे रहा है। ठीक है, जैसे ही सबमिट बटन पे क्लिक कर रहे हैं कोई भी एरर नहीं आ रही। ठीक, तो ये सारी चीज़ें इस तरीके से काम कर रही है। अब मान लेते हैं इसमें, जैसे मान लीजिए कोई स्पेशल सिंबल डॉलर दे दिया, अंडरस्कोर दे दिया, ठीक है, @ दे देंगे, तो ये काम नहीं करेगा। मान लीजिए हमने ब्रैकेट्स दे दिए हैं, ठीक है, स्टार का सिंबल दे दिया, एस्ट्रिक जिसे कहते हैं हम लोग। ठीक है, तो वो सब चीज़ें काम नहीं करेंगी। तो यहाँ पर सिर्फ नंबर, अल्फ़ाबेट्स और वाइट स्पेसेस काम करेंगे। अब यहाँ पे एक अलग तरह का वैलिडेशन लगाते हैं। यहाँ पर एक लेबल ले लिया हमने। ठीक है, इसमें लिख दिया ओनली अलाउ नंबर्स बिटवीन 6 to 10 कैरेक्टर लॉन्ग। ठीक है, यानी कि अब 6 से लेके 10 कैरेक्टर के बीच में अगर नंबर्स हैं तभी इनको अलाउ करना। यही चीज़ आप अल्फ़ाबेट्स के केसेस में कर सकते हैं, बस थोड़ा सा डिफरेंस होगा। देखिए यहाँ पर पैटर्न क्रिएट किया। अब हम चाहते हैं कि 0 से और 9 के बीच में नंबर हो। ठीक है, तो ये लिख दिया। ठीक, इसके बाद हमने कहा उसकी लेंथ कितनी होनी चाहिए, तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं कर्ली ब्रैकेट्स। ठीक है, जब हमें बताना होता है कि कितने से कितने कैरेक्टर लॉन्ग होने चाहिए, तो यहाँ पर हमने लिखा 6, 10। ठीक है, तो ये क्या करेगा, चेक करेगा कि क्या 6 कैरेक्टर हैं या नहीं उसमें, मतलब जो इनपुट फील्ड में आप वैल्यूज दे रहे हैं क्या वो 6 कैरेक्टर हैं टोटल। अगर नहीं है
तो भी एरर देगा, अगर 10 कैरेक्टर्स से ज़्यादा हैं तो भी एरर देगा। तो यानी कि 6 से लेके 10 के बीच में होना चाहिए। ठीक, तो ये देखिए 6 से ज़्यादा होंगी तो एरर, 6 से कम होंगी तो भी एरर, 10 से ज़्यादा होंगी तो भी एरर। तो यहाँ पे 4 कैरेक्टर पे भी एरर, 5 6 पे ठीक है। ठीक है, इस तरीके से देखिए मान लीजिए अगर 10 से ज़्यादा हो जाएगा, इसको सबमिट किया, देखिए फिर एरर दिखा रहा है। ठीक है, इसको जब तक आप वैलिड नहीं कर देंगे तब तक फॉर्म सबमिट नहीं कर पाएंगे। अब अगर आप सेम केस अल्फ़ाबेट्स की बात कर लें, ये तो हो गया था नंबर। ठीक है, अब अल्फ़ाबेट्स की बात कर लें तो यहाँ पे इसको कॉपी पेस्ट करेंगे। जो हमने 0-9 लिखा था ना, इसको बस A-Z दे देंगे। ठीक है, तो अगर हम स्मॉल A-Z देंगे तो ये क्या करेगा, सिर्फ स्मॉल ए से लेके स्मॉल जेड तक के कैरेक्टर्स को वैलिड रखेगा। ठीक है, अगर कैपिटल ए से लेके जेड तक देंगे तो सिर्फ कैपिटल को ट्रीट करेगा, तो इसलिए यहाँ पर हमने दोनों दे दिए। तो अब इसको रिफ्रेश करेंगे तो देखिए ये सिर्फ 6 से लेके या 8 से लेके 10 तक के कैरेक्टर, मतलब जितना आप लेंथ दे देंगे उतने कैरेक्टर्स को अलाउ करेगा। उससे ज़्यादा होंगे तो अलाउ नहीं करेगा, यानी कि फॉर्म सबमिट नहीं होने देगा। अब हम चाहते हैं कि नंबर और अल्फ़ाबेट्स दोनों अलाउड हों। ठीक है, लेकिन उनकी लेंथ 6 से लेके 8 कैरेक्टर तक या फिर 6 से लेके 10 कैरेक्टर तक होनी चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर क्या किया हमने, इसको कॉपी पेस्ट किया। ठीक, अब लेबल थोड़ा सा चेंज कर देते हैं। यहाँ पर हम क्या करेंगे, ए से लेके जेड तक तो दिया है हमने, कैपिटल हो चाहे स्मॉल, लेकिन अब क्या करेंगे 0 से लेके 9 तक, देखिए बिना स्पेस के हमने दिया है, यानी कि स्पेस अलाउ नहीं करेगा। 0-9, अब ये क्या करेगा, सभी कैरेक्टर को चेक करेगा वो ए से लेके जेड तक के बीच में है या 0 से लेके 9 तक के बीच में है, तो उन्हें अलाउ करेगा और वो 6 से लेके 10 तक की लेंथ में होने चाहिए। अब तक जो एरर आती थी उसमें लिख कर आता था प्लीज मैच द रिक्वेस्टेड फॉर्मेट। ठीक है, अब हम चाहते हैं कि हमारे हिसाब से कुछ उसमें लिख कर आए, ना कि बाय डिफॉल्ट कुछ लिख कर आए। ठीक है, तो उसके लिए एक नए एट्रीब्यूट को पढ़ेंगे हम। ये है टाइटल एट्रीब्यूट। ठीक है, ये हर एलिमेंट के साथ काम करता है, यानी कि हर टैग के साथ काम करता है। इसका सिंटैक्स एकदम सिंपल सा है, एलिमेंट स्पेस टाइटल इज इक्वल्स टू टेक्स्ट टू डिस्प्ले, यानी कि जो भी आपको लिखना है इसमें लिख सकते हैं आप। ठीक है, तो ये एक टूल टिप की तरीके काम करता है। टूल टिप अगर आपको नहीं पता है तो वो प्रैक्टिकल में हम देख लेंगे। उसके अलावा ये पैटर्न के साथ अगर यूज होता है तो जो एरर आती है जिसमें लिख कर आता है कि प्लीज मैच द रिक्वेस्टेड फॉर्मेट, तो उसमें ये टाइटल भी डिस्प्ले होगा। ठीक है, तो अब इसका प्रैक्टिकल करके देखते हैं कि असल में टाइटल एट्रीब्यूट किस तरीके से काम करता है। अब इसका प्रैक्टिकल देख लेते हैं। जैसे मान लीजिए टाइटल एट्रीब्यूट का इस्तेमाल अगर हम लेबल टैग पे करें, जैसा कि हमने कहा था ना किसी भी टैग पे इस्तेमाल कर सकते हैं, तो मान लीजिए हमने लेबल पे किया। ठीक, तो यहाँ पे क्या होगा, जैसे ही हम इस पे लिखेंगे टाइटल, जो भी टाइटल देंगे, तो जब हम इस लेबल को होवर करेंगे तो ये टाइटल शो होकर आएगा। यही होता है टूल टिप। ठीक है, तो जैसे यहाँ पर अभी रिफ्रेश करेंगे ब्राउजर, अब इसको हम होवर कर रहे हैं, यानी कि माउस कर्सर इस पर लेके जा रहे हैं, तो देखिए लिख कर आ रहा है। ठीक है, तो टाइटल में जो भी कंटेंट देंगे वो लिख कर आएगा। बाकियों में अगर हमने होवर किया तो देखिए टाइटल नहीं लगा था। ठीक है, तो इस एट्रीब्यूट के बिना कुछ भी लिख कर नहीं आएगा। अब हम यहाँ पे इसका इस्तेमाल इनपुट टैग पर करके देखते हैं। ठीक है, कि ये किस तरीके से काम करेगा। तो यहाँ पर हमने लिखा टाइटल, उसके बाद यहाँ पर हम कंटेंट लिख देते हैं इसका। ठीक है, तो अब एक चीज़ देखेंगे हम अपने आउटपुट में। अब जब हम इनपुट टैग को होवर करेंगे तो ये देखिए टूल टिप आ रहा। तो हमने कहा कि ये तो हमारा वो चीज़ नहीं है जो हम चाह रहे थे, क्योंकि हम चाहते थे जब एरर आए तो ये लिख कर आए। ठीक है, तो अब इसको ट्राई कर लेते हैं ज़रा। तो जैसे मान लेते हैं यहाँ पे कुछ इनवैलिड चीज़ दी हमने, तो ये देखिए प्लीज़ मैच द रिक्वेस्टेड फॉर्मेट के नीचे टाइटल भी लिख कर आ रहा है। ठीक है, तो ये क्वालिटी है, ये क्वालिटी, ये एट्रीब्यूट की ये क्वालिटी है कि आप इसको पैटर्न के साथ यूज़ करेंगे तो आप अपने मन का जो भी आप चाहते हैं कि एरर में शो हो तो वो दे सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर आप बिल्कुल भी JS का यूज़ नहीं कर रहे हैं, सिर्फ HTML5 के एट्रीब्यूट्स वगैरह हैं। अब यहाँ पे दूसरे इनपुट टैग पे भी हम इस तरीके से टाइटल दे देंगे। ठीक है, प्लीज़ एंटर ओनली अल्फ़ाबेट्स दे देते हैं इस वाले पे, और दूसरे वाले इनपुट टैग पर इस वाले पे हमने टाइटल दे दिया ओनली अल्फ़ाबेट्स एंड वाइट स्पेसेस आर अलाउड। अब हम क्या करेंगे, अपने लेआउट पर जाएंगे, इसको किया रिफ्रेश। अब इसको ट्राई करते हैं। देखिए होवर करने पे टाइटल नज़र आ रहा है। ठीक है, एज अ टूल टिप। तो यही होता है टूल टिप कि जब हम इसको होवर करेंगे तो कोई कंटेंट दिखे। ठीक, तो इसको हमने देखिए यहाँ पर अब क्या किया, जैसे ही इनवैलिड इनपुट दिया तो एक एरर आई, एरर में टाइटल लिखकर आ रहा था। अब यहाँ पर दूसरे को हम ट्राई कर लेते हैं। यहाँ पर फिर से जब एरर आई तो देखिए यहाँ पे टाइटल लिख के आ रहा। तो अब इसी तरीके से हम क्या करेंगे, बाकी सभी इनपुट टैग्स पर यही अप्लाई करेंगे। इस इनपुट फील्ड पे लिख दिया हमने ओनली न्यूमेरिक कैरेक्टर अलाउड, यहाँ पर हमने लिख दिया एंटर ओनली नंबर्स। ठीक है, तो यहाँ दूसरा टाइटल एट्रीब्यूट लिखा, उसमें हमने दूसरे में कंटेंट दे दिया। तो इस तरीके से हम यहाँ पे सिर्फ क्या करेंगे, टाइटल कंटेंट ये चीज़ें दे देंगे सभी इनपुट फील्ड्स पर। तो जब जब एरर आएगी जिस जिस इनपुट फील्ड पर, वो उसका जो है टाइटल शो करेगा। ठीक है, एज अ एरर।
अब हम क्या करेंगे कि इसको टेस्ट कर लेते हैं। ठीक है, अपने लेआउट पर आते हैं, इसको देखिए होवर किया तो इस तरीके से दिख रहा है हमें टूल टेप। ठीक है, इसको होवर करने पे इस तरीके से, इधर हमने होवर किया तो इस तरीके से। तो इस तरीके से सारे हमें जो भी टाइटल में हमने कंटेंट दिए हैं वो डिस्प्ले होंगी। ठीक है, उसके अलावा जब आप रॉन्ग इनपुट देंगे तो इस तरीके से आपको एरर मिलेगी। तो ये था आपका टाइटल एट्रीब्यूट। ठीक है, तो अब बात करते हैं कि फील्ड एम्प्टी एट्रीब्यूट को यूज़ कैसे करें। मतलब ये कोई एट्रीब्यूट नहीं है, मतलब हमारे कहने का मतलब ये है कि जब कोई फील्ड एम्प्टी हो, ठीक है, तो भी एरर आनी चाहिए, यानी कि वो फील्ड को भी फिल किया जाए। ठीक, तो उसके लिए भी HTML में एक एट्रीब्यूट है, तो उसको अब हम पढ़ेंगे। अब हम बात करने वाले हैं रिक्वायर्ड एट्रीब्यूट की, जिसकी वजह से इनपुट फील्ड कभी भी एम्प्टी नहीं रहेगी। ठीक है, तो इसको लगाने के दो तरीके हैं। इनपुट टैग में रिक्वायर्ड इज इक्वल्स टू रिक्वायर्ड कर दें, ठीक है, या फिर सिंपली रिक्वायर्ड लिख दें। ठीक है, इस तरीके से। तो ये दोनों तरीके हैं इसको इम्प्लीमेंट करने के। तो ये क्या करेगा कि अगर कोई भी इनपुट फील्ड एम्प्टी होगी तो ये उसे एम्प्टी नहीं रहने देगा। ठीक है, मान लीजिए आपने इनपुट फील्ड, आप चाहते हैं कि ये चीज़ हमेशा फिल्ड रहनी चाहिए, तो ये एट्रीब्यूट लगाने के बाद आप उसको ब्लैंक नहीं छोड़ सकते। उसके साथ साथ आपने वैलिडेशन भी लगा दिया है, वैलिडेशन के साथ साथ जो भी आपको टाइटल दिखाना था, यानी कि जो भी एरर मैसेज दिखाना था वो भी दिखा रहेंगे। तो अब बस इसका प्रैक्टिकल देख लेते हैं। अब यहाँ पे बस हम क्या करेंगे, इनपुट फील्ड में लिखेंगे रिक्वायर्ड। ठीक है, इस वाले इनपुट फील्ड में लिख देते हैं रिक्वायर्ड इज इक्वल्स टू रिक्वायर्ड। तो चाहे दो में से कोई भी तरीका इस्तेमाल करें, कोई फर्क नहीं है। ठीक है, यहाँ पर हमने लिख दिया रिक्वायर्ड इज इक्वल्स टू, फिर से रिक्वायर्ड। तो अब इसका आउटपुट चेक कर लेते हैं। अब यहाँ पे मान लीजिए ये हमारा फॉर्म है, इसको रिफ्रेश किया, अब सबमिट करेंगे। ठीक है, तो इसमें लिख कर आ रहा है प्लीज फिल आउट दिस फील्ड। ठीक है, इसके अलावा अगर मान लेते हैं इसमें कोई रॉन्ग एंट्री करेंगे तो देखिए इस तरीके से हमारा वैलिडेशन काम कर रहा है। ठीक है, तो वैलिडेशन भी लग गया, उसके अलावा फील्ड एम्प्टी भी नहीं रहनी चाहिए। तो ये सारी चीज़ें हैं जो HTML की हेल्प से हम कर रहे हैं। यहाँ पर हमने एक भी जावास्क्रिप्ट का यूज़ नहीं किया है। अब यहाँ पर हमने इनवैलिड डेटा दे दिया है। ठीक है, तो इसको सबमिट करेंगे तो एरर दिखाएगा, अगर फील्ड एम्प्टी रहेगी तो भी एरर दिखाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा ये पूरा HTML5 का वैलिडेशन कंप्लीट हो गया है। तो यहाँ पे सिर्फ 3 एट्रीब्यूट और एक चीज़ रेगुलर एक्सप्रेशंस को पढ़ने की ज़रूरत थी।